हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि केबीएस का फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, एक दिन पहले का ही। मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो को अब एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा कि इसमें कौन भर सकता है, क्या योग्यता रहने वाली है, कि कैसे उसका आपका सिलेबस है। सिलेबस आज देखेंगे कि इस बार बदला हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। उम्मीद है आप देखे भी होंगे, लेकिन एक बार इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय पीआरटी और टीजीटी फार्म वही भर सकते हैं जिनका सीटेट क्लियर है। जी हाँ, यहाँ पे एक कयास लगाया जा रहा था पहले कि जो सीटेट इस बार भरे हैं पेपर के लिए, अपीयर नहीं हुए हैं, तो वो भी आप देखेंगे इसमें फार्म भर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे 2018 में जो केवीएस की भर्ती निकली थी उसमें हुई थी, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कह दिया गया है कि जो सीटेट पास हो गए हैं वही भर सकते हैं। जब तक आप इसका फार्म भरने का अंतिम डेट है, यानी 26/12/2022 है, तो उस दिन तक आपका सारा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फार्म भर सकते हैं। और पिछला बार भी आप देखेंगे यही हुआ था, लेकिन फिर बाद में मौका दिया गया था, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले पीआरटी यानी जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, प्राथमिक में 1 से 5वीं के लिए, उसमें आप देखेंगे कि सिलेबस बदल गया है। पिछली बार आपका जो 2018 में हुआ था, तो उसमें आप देखेंगे कि 150 अंकों का पेपर होता था और 150 आपके मिनट मिलते थे। और इस बार उसमें सिलेबस में काफ़ी चेंजेज हुए हैं, उन चेंजेज को समझ लेते हैं। इस बार आप देखेंगे पीआरटी में जो है आपका टोटल आपका 180 मार्क का होगा, और आपको इतने ही समय मिलेंगे, यानी 3 घंटा आपको समय मिलेगा, 180 मिनट समय मिलेगा। और उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, ये भी आप साधारण भाषा में समझ लीजिए। ज़्यादा घुमाना फिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक आसान सा भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझ लीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, जनरल इंग्लिश के आपके 10 अंक के आपके यानी 10 प्रश्न आएंगे, 1 अंक के आपके 1 प्रश्न रहेंगे, तो इस प्रकार से आप समझते चलेंगे। उसके बाद जनरल हिंदी की बात करें तो वहाँ पे आपके वो भी 10 अंक का आएगा, और जीके जो करेंट अफेयर है वो भी 10 अंक का आएगा। उसके बाद आपके रीजनिंग 5 अंक के आएंगे, और आपका कंप्यूटर से भी इस बार देखेंगे प्रश्न बनेंगे, वो भी 5 अंक के बनेंगे। और आपके पेडालॉजी से आपके देखेंगे इस बार 60 मार्क आएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट कंसल्ट की बात करें तो उसमें आप देखेंगे 80 नंबर का आएगा। और ये सब्जेक्ट आपका कंसल्ट होता है, वो क्या होता है वो आप नीचे समझ लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि कई सब्जेक्टों को मिला के आपके प्रश्न बनते हैं, उसी को सब्जेक्ट कंसल्ट कहा जाता है। तो आप उसमें देखेंगे कि आपके मैथ से प्रश्न बनेंगे, आपके हिंदी से बनेंगे, इंग्लिश से बनेंगे, और आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी आपके पर्यावरण से प्रश्न बनेंगे। तो इन चारों सब्जेक्टों को मिला के आप देखेंगे यहाँ पे आपके 80 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सिलेबस आपके कहाँ से कितने अंक के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि जब तक आप इसे आप अच्छे से समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और इस बार देखेंगे कि नया सिलेबस भी बदला है, तो और भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद इस बार आप देखेंगे कि पीछे जो भर्ती हुई है 2018 में, वहाँ पे आपके 15% इंटरव्यू के मार्क लिए जाते थे। और इस बार इंटरव्यू आप देखेंगे काफ़ी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि 70% आपका लिखित परीक्षा से होगा, और जो आपका 30% होगा वो आपके इंटरव्यू से होगा। तो इसमें इंटरव्यू आपका 30 मार्क का होगा। अब देखेंगे जिसमें आपका 60 मार्क का होगा, 60 मार्क का होगा, जिसमें 30 नंबर आपके डेमो क्लास, यानी वहाँ पर आपको कोई टॉपिक पे पढ़ा के सामने दिखाना होगा। और उसके बाद 30 नंबर का आपका मार्क होगा, जो इंटरव्यू होगा आपसे उसमें पूछताछ की जाएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे इस बार 60 अंक का ये कर दिया गया है। तो ये भी आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 30% अंक आप इंटरव्यू से अब आपके मिलेंगे। तो ये रही आपके पीआरटी यानी जो 1 से 5वीं तक शिक्षक होंगे, उनका सिलेबस और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ बताया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और भी आपको कोई समस्या होगी, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर, हम वहाँ पर आपको अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे। उसके बाद आइए टीजीटी के लिए देख लेते हैं, टीजीटी के लिए क्या सिलेबस बदला है और उसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे भी ये भी आपका 180 अंक का होगा, और ये भी आपका 180 मिनट का ही समय आपको यहाँ पे भी मिलेगा। और आप देखेंगे कि टीजीटी पीआरटी ये अलग अलग डेटों पे पेपर होगी, एक ही दिन पेपर आपका ये नहीं होना है। आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए। एक कैंडिडेट आप देखेंगे जिसमें भी एलिजिबल है उन सारे में फार्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे समझिए कि इसमें जनरल हिंदी आपके 10 अंक के यहाँ पे भी आएंगे, आप मिलाते रहिएगा। एक प्रश्न के लिए आपके 1 अंक निर्धारित है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको नकारात्मक अंक इसमें आपको नहीं
प्रावधान है, यानी आपके नेगेटिव मार्क नहीं दिए जाएंगे। आप जितना सही करेंगे उतना आपका अंक आएगा। उसके बाद आप देखेंगे हिंदी में भी आपके 10 अंक का हिंदी आएगा। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर है इसमें भी 5 अंक आएगा, और करंट अफेयर और जीके है वो भी आपका 10 अंक, और रीजनिंग 5 अंक, और इसमें पेडालॉजी आपके देखेंगे 40 मार्क आएगा। और आप यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट कंसल्ट में, ये आपके 12वीं लेवल का होगा। 12वीं लेवल का जो सब्जेक्ट होते हैं उसके हिसाब से आपके 100 मार्क के आपके प्रश्न आएंगे। तो आप ये भी यहाँ पे इस प्रकार से अपनी तैयारी करिएगा टीजीटी के लिए। और उसके बाद इंटरव्यू देखेंगे, इंटरव्यू यहाँ पे भी आपका 60 मार्क का है, तो आप ये भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आप जो सब्जेक्ट आपका क्राइटेरिया है, आपका सिलेबस है टीजीटी के लिए, वो आप समझ गए होंगे अच्छे से। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए वही आप पीजीटी के लिए देख लेते हैं। तो पीजीटी के लिए भी आप देखेंगे वहाँ पे भी आपकी 180 अंक के आपके प्रश्न जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें भी आपको 180 मिनट का समय यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसमें भी आपके हिंदी के 10 अंक आपके निर्धारित हैं। उसके बाद हिंदी के 10 अंक निर्धारित है, जीके जीएस करंट अफेयर के भी 10 अंक निर्धारित हैं, और रीजनिंग से आपके 5 प्रश्न आएंगे, और उसके बाद कंप्यूटर से 5, और यहाँ पे भी पेडालॉजी के आपके प्रश्न आपके 40 प्रश्न आएंगे। और वहाँ पे यहाँ पे भी सब्जेक्ट कंसर्न में देख सकते हैं आपके 100 अंक का होगा, जिसमें आपके ऑनर्स के पेपर के अनुसार जो आपका ऑनर्स में सब्जेक्ट होगा उसके पेपर के अनुसार, और आपका क्वेश्चन का जो स्तर होगा स्नातक स्तर का होगा। आप यहाँ पे भी पीजीटी के लिए अगर अप्लाई आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे महत्वपूर्ण ये ध्यान देने वाली बात है, आप इसे ध्यान देंगे। उसके बाद आगे आइए, कुछ और पॉइंटें हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर आपको चल के बाद में दिक्कत हो जाएगी। अगर टीजीटी के लिए बीकॉम, बीसीए, बीटेक और आपका जो बॉटनी होता है, उसके बाद ये केमिस्ट्री होता है, इसके स्टूडेंट जो हैं वो इसमें आप फार्म नहीं भर सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर भी समझ लीजिएगा। अगर आपका ये सब्जेक्ट है, आप इस जरिए से पढ़ाई किए हो तो आप इसमें फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे टीजीटी सोशल स्ट्रेटजी, यानी आपके जो पर्यावरण होता है वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिसका ग्रेजुएशन में जियोग्राफी और हिस्ट्री पेपर में से कोई एक विषय है। यानी आप देखेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट को लेना होता है, और अंतिम वर्ष में जाके आपके 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, एक आपको छोड़ना होता है। तो उन दोनों सब्जेक्टों में से अगर आपका जियोग्राफी यानी भूगोल है और हिस्ट्री यानी आपका इतिहास है, तो अगर इन दोनों सब्जेक्टों में से आपका कोई है तब आप टीजीटी के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण है, आप इसको भी एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और जो भी आपको डाउट हो बेधड़क आप कमेंट करिएगा, आपका हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक और देख लीजिए, टीजीटी मैथ की बात की जाए तो टीजीटी मैथ में वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मैथ के साथ साथ कोई और 2 सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, उसके बाद कंप्यूटर हो साइंस हो, सोशल स्टडीज हो। इस प्रकार से आपके कोई और आप स्टैटिक्स हो, साइंस के साथ साथ स्टैटिक्स हो, इस प्रकार से अगर आपका कोई सब्जेक्ट और है तब जाके आपके इसमें से 2 कोई सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर 2 आपके पास सब्जेक्ट हैं मैथ्स से भरने के लिए, आपके टीजीटी में अगर आप मैथ्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको एकदम साधारण तौर पे अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, और जो भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद टीजीटी साइंस की बात की जाए, यहाँ पे आप देख लीजिए टीजीटी साइंस की, तो वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री हो। ये भी आपका यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। टीजीटी अगर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री इसमें से कोई आपका होना एकदम अनिवार्य है, तभी आप भर सकते हैं। उसके बाद आगे एक और पॉइंट यहाँ पे और समझ लीजिए, जिन अभ्यर्थी का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वो अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य नहीं है, यहाँ पे साफ तौर पर लिख दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिन भी भाई बहनों का ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही योग्यता का तो मैंने बता ही दिया, लेकिन एक बार और आप आसान भाषा में समझ लीजिए। पीआरटी के लिए, पीआरटी परीक्षा हेतु इंटरमीडिएट में आपके 50% अंक होने चाहिए, यानी 50% आपके अंक होने चाहिए। अंकों के साथ साथ आप देखेंगे जो डीएलएड होता है वो होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे पीआरटी में बीएड यहाँ पे अनिवार्य, बीएड फार्म भर सकते हैं, उनका एडमिट कार्ड कोर्ट का आदेश होगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन आप फार्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे। उसके बाद आपका सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए,
जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखेंगे कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बताया है कि पीआरटी में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो आपके सीटेट में क्वालिफाई हैं। आपके कैटेगरी में क्वालिफाई हो, जनरल में है तो जनरल में क्वालिफाई हो, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं और आपको उस कैटेगरी में क्वालिफाई होना चाहिए, तब भी जाके आप इसमें फार्म भर सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट पे सीटेट का क्वालिफाइड लिख के होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के अंदर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। टीजीटी परीक्षा हेतु आप देखेंगे तो आपके स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन होता है उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए, और अंकों के साथ साथ आपकी बीएड होना चाहिए, और साथ में सीटेट पेपर 2 यानी जो पेपर 2 होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये टीजीटी के लिए योग्यता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप इतना क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए पीजीटी, तो पीजीटी परीक्षा हेतु आपके स्नातकोत्तर यानी स्नातकोत्तर कहने का मतलब ये है मास्टर का आपका 50% अंक होना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, बीएड इसमें अनिवार्य है, और सीटेट की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आप ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में आपके 50% अंक होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। और आप जो सीटेट की परीक्षा है वो अगर आप क्वालिफाई भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे इन पदों के लेके अभ्यर्थियों में, भाइयों में, बहनों में काफ़ी असमंजस है, किसमें कौन एलिजिबल है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको फार्म भरने में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहीं पर अगर आपकी उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा में आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आप पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए अधिकतम उम्र आपकी 30 वर्ष है, और टीजीटी के लिए आप देखेंगे अगर वही आप टीजीटी परीक्षा हेतु देखेंगे तो वहाँ पे आपकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। आप पीजीटी परीक्षा हेतु आप देखेंगे 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद कैटेगरी वाइज देखेंगे आपकी छूटें हैं, और आप अधिक जानकारी आपको अधिसूचना में अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत हद तक हमने आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर आपको पीआरटी में अप्लाई करना है तो अधिकतम उम्र यानी जनरल की बात की गई है, यहाँ पे आपके 30 वर्ष है, और आप जिस कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपके छूटे हैं। अगर आप महिला हैं तो महिला के लिए देखेंगे स्पेशल 10 साल की छूट है, और अगर वही महिला ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी की कैटेगरी है तो उस 10 साल के बाद उस छूट को जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से ये छूटे हैं, और जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी का आपका छूट है। ये आप तो भली बात समझते होंगे, अगर आपने अलग अलग वैकेंसियों में अप्लाई किया है तो जो आपकी छूटें मिलती है उम्र सीमा को लेके वो यहाँ पे उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही आपका यहाँ पे रहेगा। और वहीं एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, सीटी क्वालिफाई का मतलब ये है कि जनरल ईडब्ल्यूएस पहले ही आपको हमने बताया है क्वालिफाई के लोग के, तो ये सीटेट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस अगर जब महिला पुरुष हो तो आपका 90 अंक होना एकदम अनिवार्य है जनरल में। उसके बाद बाकी आपकी कैटेगरी वाइज 82 पे अगर नंबर सीटेट में है तो आप पास माने जाएंगे, आपके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिख के आएगा। लेकिन हाँ, एक बात और यहाँ पे है, वो आपको इसमें स्पष्ट नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, ये हम आपको बता देते हैं। अगर आप कैटेगरी में पास हैं और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्टेट का जो प्रमाण पत्र होता है यानी जाति प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं वो वहाँ पे लागू नहीं होगा, आपका सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है और आप कैटेगरी में क्वालिफाई हैं तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ है, आपको उम्मीद है सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको वहाँ पे अच्छे से जानकारी इसका प्रोवाइड करा देंगे, और कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा किसमें आप एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है आपकी। और हाँ, जो सीटेट को लेके बात है, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो भाई इस बार सीटेट में अप्लाई किए हैं अपियरिंग में वो भी फार्म भर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि 2018 की वैकेंसी में हुआ भी था, तो 2018 की वैकेंसी में होने का उसका रीज़न ये था कि आप देखेंगे कि उस समय पहले 2 सालों से आपका सीटेट हुआ नहीं था और उसी साल हुआ था, तो इसलिए उसमें एलिजिबल किया गया था कि क्योंकि उस पहले सीटेट हो नहीं पाया था। और इस बार आप देखेंगे कि पहले ही आपका 2021 में ही सीटेट हुआ था, तो इसलिए इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि बाद में उस बार भी बाद ही में नोटिस जारी करके बताया गया था कि जो अपेयरिंग में है वो भी छात्र फार्म भर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि ताकि भर्ती पे कोई दाग न लगे, कोई उस पर कटाक्ष न हो। तो इसमें भी अगर देखेंगे और उस तरह
तरह से अगर प्रोटेस्ट होगा, छात्रों की तरफ से आह्वान होगा, तो जो आईएनसी है वो जारी करके बाद में कह भी सकती है कि अपेयरिंग वाले छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी न्यूज़ आएगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा, और ऐसी जानकारियाँ हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।